प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने शाही परिवार के बारे में पढ़ा, साथ ही शाही नौकरशाही में भर्ती प्रक्रिया और मनसबदारों के साथ साथ केंद्रीय प्रमुख मंत्रियों के बारे में पढ़ा था। आज हम नौकरशाही के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन और सूचना तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रांतीय प्रशासन। बच्चों, इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य को संभालने के लिए साम्राज्य को प्रांतों या सूबों में बांटा गया था। कल हमने देखा था कि साम्राज्य विस्तार मुगलों का, जो काबुल से बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक साम्राज्य विस्तार था। इन सूबों का विभाजन हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये सांकेतिक रूप से साम्राज्य को सूबों में बांटा है मैंने। ये तो 9 या 10 ही हैं, लेकिन साम्राज्यों में सूबों की संख्या अभी पढ़ेंगे। सिर्फ सांकेतिक रूप से आपको समझाने के लिए कि इस तरह से मुगल साम्राज्य सूबों में बांटा गया होगा। देखिए बच्चों, अकबर ने सबसे पहले 1580 के लगभग साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। दक्षिण भारत की विजय के पश्चात अकबर ने बरार, खानदेश और अहमदनगर ये अक्षेत्र, दक्षिण भारत के ये अक्षेत्र जीते और इस तरह 15 राज्यों का गठन अकबर के काल में हुआ। देखिए बच्चों, संख्या सूबों की विभिन्न शासकों के अधीन बदलती रही, वही हम पढ़ रहे हैं। अकबर के बाद जहांगीर शासक बनता है। बच्चों, जहांगीर के शासनकाल में भी सूबों की संख्या 15 ही रही। हालांकि जहांगीर ने कांगड़ा जीता था, लेकिन उसने इसे लाहौर में मिला लिया और कोई नया सूबा नहीं बनाया। इसलिए जहांगीर के समय सूबों की संख्या 15 ही रही। शाहजहां के शासनकाल में कश्मीर, ठट्टा व उड़ीसा 3 नए प्रांतों का गठन किया गया और प्रांतों की संख्या 18 हो गई। औरंगजेब ने शाहजहां के 18 सूबों में गोलकुंडा व बीजापुर 2 नए राज्य मिलाए बच्चों, और इस तरह प्रांतों की संख्या 20 हो गई। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। याद रखने आपको। प्रांतीय प्रशासन में सबसे पहले प्रांत या सूबे का प्रमुख बच्चों सूबेदार या गवर्नर कहलाता था। ये फिर से देखिए, हमने सूबों में बांटा है मुगल साम्राज्य को। सूबे के प्रमुख मंत्री देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय प्रमुख मंत्री देखे थे, पढ़े थे, जिसमें आपको याद होगा मीर बख्शी, दीवाने आला और सदर उस सुदूर था। इसी प्रकार प्रांतों में भी पक्षी, जो सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था, दीवान वित्त एवं राजस्व विभाग देखता था। बच्चों, राजस्व कृषि से होने वाले आय, कृषि पर लगने वाले कर से होने वाली आय जो राजकोष में जमा होती थी, उसे राजस्व बोलते हैं। धार्मिक मामलों का अधिकारी था सदर, केंद्र में सदर उस सुदूर था। तो सारे मंत्री आपको समझ आ गए होंगे। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में हमने सूबे के बारे में पढ़ा बच्चों कि साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। सूबे को आगे सरकार में, जिसे जिला कहा गया, सरकार को परगना में, जो उपजिला था, और अंतिम इकाई साम्राज्य की ग्राम था। देखिए बच्चों, आपको समझाने के लिए यह एक सूबा बनाया है। मान लीजिए यह सूबा है। सूबे को 4 सरकारों में बांट दिया गया है। फिर एक सरकार को देखिए परगने में बांटा गया और एक परगना आगे गांव में बांटा गया और सबसे छोटी इकाई गांव थी। तो सूबे से लेकर गांव तक साम्राज्य का विभाजन हमने पढ़ा। प्रांतीय प्रशासन में सूबे का विभाजन देखा हमने, जिसमें हमने सरकार, परगना और ग्राम के रूप में इकाइयां देखी। अब सरकार, जो जिले की तरह था, सरकार का प्रमुख बच्चों फौजदार कहलाता था। फौजदार का मुख्य कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना था। सरकार के प्रमुख मंत्री देखिए, जिले के प्रमुख मंत्री थे खजानदार, जो सरकारी खजाने को सुरक्षा प्रदान करता था। आमिल गुजार या आमिल गुजार एक ही बात है बच्चों।
ये वित्त एवं राजस्व विभाग देखता था। अमिल गुजार आपसे पेपर में पूछा जाता है, याद रखना है। काजी ए सरकार यह न्याय से संबंधित कार्य करता था। हमने सूबा देखा, सरकार पढ़ी, अब हम परगने के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सरकार को आगे परगने में बांटा हुआ था। परगना यानी उप जिला का जो प्रमुख था वह शिकदार था, जिसका मुख्य कार्य उप जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूलना था। स्थानीय प्रशासन में देखिए बच्चों, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे। कानूनगो था, जो राजस्व आलेख का रखवाला था। आलेख होता है बच्चों डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज रखना। चौधरी जो राजस्व संग्रह का प्रभारी था, यानी राजस्व इकट्ठा करता था। और काजी न्याय से संबंधित अधिकारी था। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार यानी अकाउंटेंट, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे, जो तकनीकी रूप से अपने कामों में निपुण भी होते थे। ये लोग साम्राज्य के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। सभी जगह फारसी को शासन की भाषा बनाया गया था, लेकिन ग्राम लेखा के लिए यानी गांवों के दस्तावेज तैयार करने के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। बच्चों, हमने प्रांतीय प्रशासन पढ़ा। इसी के साथ साथ मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में सूचना तंत्र कैसे काम करता था, आइए समझते हैं। बच्चों, मुगल साम्राज्य में सूचनाएं तैयार करना और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। हमने मैप पर मुगल साम्राज्य विस्तार देखा। इतने बड़े साम्राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना वास्तव में ही एक मुश्किल कार्य था। इस कार्य को करने वाले लोगों के दल को हरकारों का दल कहा जाता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तीव्रता से संदेश पहुंचाते थे। मुख्य रूप से उनमें डाक के रूप में समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज होते थे। ये संदेश बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों में होते थे और इन कागजों को लेकर हरकारों का दल दिन रात दौड़ता रहता था। बच्चों, हरकारा पद्धति हमने चंगेज खान के बारे में भी पढ़ा था कि राज्य के विभिन्न भागों में संपर्क साधने के लिए हरकारा पद्धति चंगेज खान ने इस्तेमाल की थी और यह काफी तीव्र संचार तंत्र था। बच्चों, ऐसा ही मुगलों ने भी किया। दिन रात हरकारों के दल सूचनाएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते रहते थे। इसके अलावा सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था। बच्चों, मीर बख्शी दरबारी लेखकों यानी वाक्य नवीसों के समूह का निरीक्षण करता था। ये वाक्य नवीस दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाली सभी अर्जियां व दस्तावेज तथा शासकीय आदेश यानी फरमान का आलेख तैयार करते थे। इसके अलावा अभिजातों व क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, जिन्हें वकील कहा जाता था। ध्यान से याद रखना है बच्चों, वकील कौन होता था मुगल साम्राज्य में, आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि वकील कहलाते थे। हम सूचना तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी हरकारा पद्धति पढ़ी और साथ ही वाक्य नवीस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो दरबारी समाचारों का आलेख तैयार करते थे। हम पढ़ रहे थे अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधियों की दरबार में होने वाली बैठकों की तिथि भी ये वाक्य नवीस तैयार करते थे। इसके अलावा उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण ये लोग तैयार करते थे, जिसे अखबारात ए दरबार ए मोहल्ला कहा जाता था। इसमें विभिन्न तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे दरबार में उपस्थिति, पदों और पदवियों का दान, राजनयिक शिष्टमंडल। राजनयिक शिष्टमंडल का मतलब होता है बच्चों कि दूसरे देशों से आने वाले शिष्टमंडल जो मुगल दरबार में आते थे। ग्रहण किए गए उपहार, बादशाह द्वारा किसी भी अधिकारी के बारे में की गई पूछताछ, जैसे उसके स्वास्थ्य के विषय में, इन सारी सूचनाओं को उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत वाक्य नवीस तैयार करते थे।
हमने मुगल सूचना तंत्र और साथ ही प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी। आगे हम मुगलों के पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक और राजनीतिक संबंध कैसे थे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।